हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हमने इस सेशन में ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है इसमें हमने स्टार्ट किया है बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बॉटनी है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन बॉटनिस्ट के, मतलब भारत में जितने भी लोगों ने वनस्पति विज्ञान पर स्टडी की थी या उसके बारे में जो भी रिसर्च किए थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है आज की जो मॉडर्न बॉटनी है उसको बनाने में। सबसे पहले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो वैदिक पीरियड्स है वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को लोग समझते थे। उसके बाद हमने जगदीश चंद्र बोस के बारे में डिस्कस किया था, इनकी पूरी लाइफ मतलब इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से की, इन्होंने क्या क्या मेन डिस्कवरीज की, ये सब देखा था। इनके बारे में देखने के बाद हमने एमओपी लायंगर के बारे में देखा था। ये एक एल्गोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, एल्गोलॉजिस्ट जिसे कह सकते हैं, और इनको जो है मॉडर्न जो है कि एल्गोलॉजी के फादर भी कहते हैं इंडियन। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। आज हम एक और महान साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे जिनको आप जानते होंगे, इनका नाम है बिरबल साहनी। तो आज हम बिरबल साहनी के बारे में देखने वाले हैं। तो बिरबल साहनी के बारे में पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें स्लाइड्स पे लिखी है वो तो पढ़नी ही है। तो पहले एक कहानी की तरह या एक स्टोरी की तरह हम इनकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताते हैं। देखिए, बिरबल साहनी जो थे ये मेनली इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पेलियो बॉटनी। अब पेलियो बॉटनी का मतलब क्या होता है, अगर पेलियो बॉटनी का मतलब देखना हो तो पेलियो बॉटनी एक बॉटनी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। अब जीवाश्म क्या होता है, देखिए ऐसा होता था ना कि जैसे आपने पढ़ा कि जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे जो जीवाश्म ईंधन है, मतलब कि इनका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जीवित ऑर्गेनिज्म से हुआ था। लाइक जब धरती मतलब कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में हुई थी, कुछ भी ऐसा हुआ था, जो लिविंग थिंग्स थे वो धीरे धीरे ऐसा उनके एटमॉस्फेयर में उनके इतना प्रेशर था कि वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में या फिर जिससे कोयला वगैरह कह सकते हैं ऐसे फॉर्म में वो चेंज हो गया। तो उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी पढ़ते हैं आप लोग कि डायनासोर की कहीं हड्डी मिल जाती है, कहीं बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म की कोई चीज़ मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसकी बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होती है, मान लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, या फिर वहाँ पे कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है, माइक्रोबियल एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो बॉडी के कुछ हिस्से जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, वो ज़मीन में जैसे कि तैसे प्रिजर्व हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की जो लोग स्टडी करते हैं उनको पेलियो बॉटनिस्ट कहते हैं, और ऐसे जो बॉटनी की जो ब्रांच है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उसको पेलियो बॉटनी कहते हैं। तो बिरबल साहनी जो थे वो हमारे इंडिया में सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने जीवाश्म विज्ञान को इतना विस्तार किया था। हमारे देश में जीवाश्म विज्ञान पे इतना विस्तृत अध्ययन करने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे। बिरबल साहनी जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेनली किस पे स्टडी की थी, प्लांट का एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जब हम प्लांट पढ़ेंगे तो आपको इस साल क्या पढ़ना है, एल्गी पढ़ना है, फंगी पढ़ना है, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स पे इन्होंने अपनी बहुत सारी स्टडी की थी। अब जिम्नोस्पर्म ही क्यों स्टडी किया था, क्योंकि इन्होंने जो अपना मेन जो आइडिया था वो प्लांट्स के लिए दिया था, मतलब इन्होंने अपना जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो प्लांट के डिस्कवरी में किया था। और जो सबसे मेन बात ये होती है कि जो जिम्नोस्पर्म के पहले के जो प्लांट थे उनके अंदर जाइलम फ्लोएम जो ऑर्गेन्स, मतलब जाइलम फ्लोएम जो सेल्स हैं या जो ट्यूब्स जो प्लांट से पाई जाती हैं वो काफ़ी वेल डेवलप नहीं थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आने के बाद ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई और ये चीज़ें एज अ प्रिजर्व मतलब जीवाश्म के रूप में धरती में प्रिजर्व होने लगी थी। तो वो उन्होंने उसको पाया और उस पर स्टडी की और बताया कि मतलब कि और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दी कि किस तरीके से जो जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते थे, और प्लांट के इवोल्यूशन में भी इन्होंने मतलब कंट्रीब्यूशन दिया कि पहले कैसे प्लांट थे, फिर कैसे प्लांट आए, उनके बारे में मतलब कि कौन कौन सी स्पीसीज थी, कौन कौन सी क्लासेस थी, उनके क्या क्या कैरेक्टर थे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। समझ में आया कि बिरबल साहनी जो थे वो एक जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे जिनको पैलियो बॉटनिस्ट कहते हैं, और ऐसी जो ब्रांच की जिन्होंने स्टडी की थी उसको पैलियो बॉटनी कहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि बिरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी कहते हैं। तो बिरबल साहनी का पहले बर्थ देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 14 नवंबर को। 14 नवंबर को और क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। तो 14 नवंबर को इनका बर्थ हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1891, मतलब 1891 में इनका जो है बर्थ हुआ था 14 नवंबर के दिन। और इनका डेथ भी यहीं पे दिया है, तो डेथ भी देख लेते हैं कि 10 अप्रैल
1949 में इनका मतलब कि डेथ हुआ था। मतलब कि इनका जो जीवन काल था वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, तब जो है कि इनका जो जीवन काल है तभी बीता था, और स्वतंत्रता के 2 साल बाद जो है इनका डेथ भी हो गया था। तो इन्होंने कई बार ट्राई किया कि ये जो है कि स्वतंत्रता संग्रामी, मतलब इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनको ऐसा लगा कि इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, ये बहुत देशभक्त इंसान थे, मतलब कि अपने देश को, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने वाले थे। तो इन्होंने मतलब कि उसमें बहुत सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, साथ ही अपना रिसर्च भी करते थे। और इन्होंने एट लास्ट में इन्होंने डिसाइड किया कि इनको जो है कि बायो के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में अपने देश के प्रति जो इनका प्रेम था उसको दर्शाना था, और इन्होंने इसलिए ये सारे जो रिसर्च वगैरह किए थे इन्होंने अपने कंट्री में रह के किया था। तो इनका जो जन्म है वो 1891 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1949 में हुई थी। वॉज एन इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट। पेलियोबॉटनी का मतलब बता दिया कि जो लोग जीवाश्म विज्ञान पे अध्ययन करते हैं, ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कहते हैं पेलियोबॉटनिस्ट। तो ये पेलियोबॉटनिस्ट थे हु स्टडी द फॉसिल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में जैसे हिमालय वाले रीजन वगैरह में ये अक्सर जाया करते थे, वहाँ की वादियों से या वहाँ के इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो इंडिया में जो भी एरिया थे, वेस्टर्न घाट वगैरह में जाके इन्होंने बहुत सारी स्टडी की, वहाँ पे किसकी स्टडी की? फॉसिल्स की। इनका बचपन से ही रुझान था कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है कि वो पत्थर बन जाता है, लाइक उसके जीवाश्म बन जाते हैं, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होती, इन सब चीज़ों के बारे में इनके बचपन में बहुत सारे आइडियाज चलते थे। इनके पिता जो है वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और वो चाहते थे कि ये एक IAS ऑफिसर बने या कोई अच्छे पोस्ट पे ये जो है कि इनका जो कोई अच्छे अधिकारी पोस्ट पे ये हो। लेकिन इनका इंटरेस्ट क्या था? इनका इंटरेस्ट रिसर्च में ही रहता था, तो इन्होंने आगे चल के अपने बॉटनी में ये सारे रिसर्च किए थे। उसके बाद देख लेते हैं, ही ऑल्सो टुक ए इंटरेस्ट इन जियोलॉजी एंड आर्चियोलॉजी। इनका जो मेन इंटरेस्ट था ये मतलब जीवाश्म के बारे में स्टडी करते थे। उसके बाद इन्होंने जियोलॉजी मतलब धरती कैसे मूव करती है, धरती में की बनावट कैसी है, सौरमंडल कैसा है, वो सारी चीज़ों में, आर्चियोलॉजी में, इन सब चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद ही फाउंडेड व्हाट इज़ नाउ द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। आप जब लखनऊ में जाएंगे, कभी लखनऊ अगर जाना हो या कभी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि एक होता है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, एक इंस्टीट्यूट जो इन्होंने बनाया था जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन के लिए। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था जो कि जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन के लिए बनाया गया था। वो कहाँ सिचुएटेड था? लखनऊ में। उस इंस्टीट्यूट को बाद में नाम दिया गया बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी एट लखनऊ। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इन्हीं ने स्टार्ट किया था, इन्हीं ने बनाया था, ताकि जीवाश्म विज्ञान का जो अध्ययन है या फिर उसके अध्ययन के बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी कहीं एक जगह स्टोर रहे। तो इन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट बनाया था, और ये अभी भी काफ़ी वेल डेवलप है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली लोग भी यहाँ पे जाते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स वगैरह को देखने के लिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके इनके जो रिसर्च थे, इनके जो वर्क थे, वो सबको देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक्सोटिक स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, बहुत सारे जीवाश्म वगैरह आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद 1946 में इन्होंने ये इंस्टीट्यूट को बनाया था। उसके बाद हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वेयर इन द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स प्लांट ऑफ इंडिया। आप अपने कंट्री में स्टडी कर रहे थे तो अपने कंट्री के पौधों के बारे में ही तो स्टडी करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री के जो पौधे थे वहीं पे करने को मिला। एंड इन प्लांट इवोल्यूशन का मतलब क्या कि इन्होंने स्टडी किया कि लाइक जो इनको जीवाश्म मिले उससे इन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि पहले के समय में कैसे प्लांट थे, उनका कैसा इन्वायरमेंट था कि वो जीवाश्म बन गया, क्या क्या ऐसे कंडीशंस हुए होंगे, कौन कौन से स्पीसीज है जो पहले जिनमें कैरेक्टर देखने थे मिलते थे, अभी वो प्लांट नहीं मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है विलुप्त हो चुकी होंगी, कहीं एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें एवोल्यूशन के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन साइंस एजुकेशन एंड सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जो प्रेसिडेंट की तरह भी इन्होंने वर्क किया था। और इंडियन साइंटिस्ट एजुकेशन का जो स्टेब्लिशमेंट था, उसको जो बनाने का जो काम था, उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। मतलब ये चाहते थे कि जो स्टडी हो या फिर जो विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हो, वो ना सिर्फ विकास हो बल्कि ऐसा विकास हो जिससे कि नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। जो चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की थी या किसी और साइंटिस्ट ने बायो के फील्ड में डिस्कवर किया था, उसको प्रॉपर लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एकेडमी ऑफ साइंस का जो एस्टेब्लिशमेंट करवाया था। इंडिया एंड इन हॉनरी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस।
इंटरनेशनल बॉटिकल कांग्रेस के भी ये जो है कि प्रेसिडेंट रहे थे। मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा वर्क किया था, तो इनके वर्क के हिसाब से ये कई जगह पे सम्मानित किए गए थे। और जो है कि इनके बारे में अगर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दी है, अगर आप देखना चाहें तो इनका बॉर्न कब हुआ था, इनका डेथ कब दिया था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनका बॉर्न, डेट और इनकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी है कि ये इनका जन्म कब हुआ था, नवंबर 14 को 1891 में हुआ था। और जो बेहरा सहारपुर डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश इंडिया, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। मतलब कि जब इनका जो जन्म हुआ था वो तब एरिया इंडिया में था, लेकिन अभी वो एरिया डिवीजन के बाद क्या है, पाकिस्तान में आता है। ये बहुत क्लोज थे हिमालय वगैरह की। इनको जब खाली टाइम मिलता था तो बहुत टाइम जाके पहाड़ों की, घाटियों की, ऐसी चीज़ों को देखते थे, उनके बारे में उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन उनको ऐसी वादियों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। वहीं से उनको प्रेरणा मिली थी कि वो कुछ ऐसा डिस्कवरी करेंगे। उसके बाद इनके डेथ के बारे में दिया है कि 10 अप्रैल को इनका जो डेथ हुआ था 1949 में, और इनकी जब एज थी वो 57 ईयर्स थी। और जहाँ पे इन्होंने अपने पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया था लखनऊ में, वहीं पे उनका डेथ हुआ था। इनकी नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता कहाँ की थी, इनकी राष्ट्रीयता इंडियन थी। और ये सिटीजन कहाँ के थे, इंडिया के थे। और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थोड़ी सी बातें बिरबल साहनी के बारे में और देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से की थी, कहाँ से स्टडी किया था, और किस किस प्लांट पे इन्होंने वर्क किया था। मतलब कि इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, और जिस चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर किया था वो क्या थे, किस पे अपना काम किया था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिरबल साहनी हैड इज अर्ली एजुकेशन फर्स्ट द मिशन स्कूल एंड देन एट द सेंट्रल मॉडर्न स्कूल एट लाहौर। क्योंकि पाकिस्तान वाले एरिया के आसपास में इनका जन्म हुआ था, तो लाहौर में इनकी जो है कि मिशन स्कूल में इनकी प्राइमरी स्टडी हुई थी, और जो है कि सेंट्रल मॉडर्न स्कूल में इनकी आगे की स्टडी हुई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल, अपने स्कूल की स्टडी को कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन के लिए साहनी ने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट कॉलेज एट लाहौर, वेयर एज मेंशन्ड एट अर्लियर हिज फादर वाज सर्विंग एज द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। मैंने बताया ना इनके जो फादर थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और वो चाहते थे कि इनके जो बेटे हैं, मतलब जो बिरबल साहनी जी हैं, वो किसी अच्छे पोजीशन पे, किसी अधिकारी पोजीशन पे विराजमान हो। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो टीचिंग में और जो है रिसर्च में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की। तो वही सारी चीज़ें दी हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया था, जब तक इनकी स्टडी चलती थी तो इन्होंने अपनी स्टडी के लिए जो भी इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक वैल्यू जो भी चाहिए था, जो पैसा चाहिए था, उन्होंने वो पैसा खुद से बनाया था। मतलब वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होकर अपनी स्टडी नहीं करते थे। ये अपनी आगे की स्टडी करने के लिए कैम्ब्रिज भी गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी में से इन्होंने अपनी बहुत सारी डिग्रीज ली थी, लेकिन वो सारी चीज़ें वो अपने खुद से करते थे। उसके बाद दिया है हिज टीचर ऑफ बॉटनी प्रोफेसर शिवराम कश्यप, अ वेल नोन बायोलॉजिस्ट। जो इनके टीचर थे जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, वो एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, जाने माने प्रोफेसर थे, शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप के बारे में आप जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। मतलब ब्रायोलॉजी जो जैसे एल्गी है, फंगी है, उसके बाद जो ग्रुप आता है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा की जो लोग स्टडी करते हैं उनको कहते हैं ब्रायोलॉजिस्ट, और जो साइंस में इसकी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी के एक प्रोफेसर थे या ब्रायोलॉजी के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था शिवराम कश्यप। उनसे ये बहुत प्रेरित हुए थे, और उनसे और प्रेरणा लेके, उनसे नॉलेज लेके इन्होंने अपनी पेलिनो बॉटनी वाली स्टडी को कंटिन्यू किया था। उसके बाद इन्फ्लुएंस हिम टू टेक बॉटनी एज द मेन करियर। इन्होंने जब बॉटनी में देखा कि ब्रायोलॉजी पे ये इतना वर्क करें, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बॉटनी को अपना मेन करियर बनाया था कि बॉटनी में ही हमको कुछ करना है। उसके बाद ही हैड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द प्लांट वर्ल्ड। मतलब कि उनका जो प्लांट जगत है, जिसको वनस्पति जगत कह सकते हैं, मैंने बताया ना बचपन से इनका प्लांट, वादियों, इन सब चीज़ों से, मतलब नेचर से एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। ये बहुत अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों से कम्युनिकेट कर पाते थे। मतलब उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना, उनके बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता था। ब्रायोलॉजिस्ट शिवराम कश्यप से मिलने के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी करना है बॉटनी के ही फील्ड में करना है। और बॉटनी के फील्ड में ऐसा करने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, इनके प्लांट के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो प्लांट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने मतलब इनकी बायोग्राफी जो लिखी गई थी उसमें लिखा गया था कि बिरबल साहनी शोज हिज लव फॉर अ प्लांट ए वेरी यंग एज। मतलब बहुत बचपन से ही इनके प्लांट के वृद्धि से इनका जो रुझान था वो बहुत पहले, बहुत कम एज से ही देखने को मिलता है। उसके बाद अदर इंटरेस्ट इंक्लूड जियोलॉजी, फोटोग्राफी, आर्कियोलॉजी एंड
न्यूमेटिक्स, मतलब देखिए इनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करती थी, लाइक ये किसी जीवाश्म को देखते थे या फिर उसके बारे में स्टडी करते थे तो उसका फिगर वगैरह जो ड्रॉ करती थी वो उनकी वाइफ करती थी। वो उनको कम्प्लीटली सपोर्ट करती थी उनकी रिसर्च में। वो अपने घर के कामों के साथ साथ उनके रिसर्च टीम में भी उनका वर्क करती थी, उनकी मतलब एज अ पार्टनर उनके रिसर्च में भी काम करती थी। तो उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद दिया है कि साहनी ने किस किस चीज़ों पर वर्क किया था। तो साहनी वर्क ऑन लिविंग प्लांट स्पीसीज, मतलब कुछ जीवित प्लांट स्पीसीज पे वर्क किया था, जैसे कि नेफ्रोलेप्सिस, निबोलोबस टैक्सस और साइटोला। ये सारे जो स्पीसीज हैं ये जिम्नोस्पर्म से कुछ स्पीसीज हैं जिस पे इन्होंने अपना काम किया था और इनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को बताया था। मतलब कि जैसे इन्होंने बहुत सारे जिम्नोस्पर्म पर स्टडी की, कुछ जीवाश्म वाले थे, कुछ लिविंग वाले थे। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा इसमें ये कैरेक्टर है और दूसरे वाले में इसके जो कैरेक्टर है वो पहले वाले से एडवांस है। तो पहले वाले से एडवांस है मतलब इसका जन्म पहले हुआ होगा, इसका जन्म बाद में हुआ होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से चेंज हुई। तो इवोल्यूशन का जो ट्रेंड था, लाइक हमको पता है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म पानी में बने थे, पानी में बनने के बाद फिर वो एक सिंगल सेलुलर थे, फिर मल्टी सेलुलर धीरे धीरे हुए, फिर वो मतलब ऑर्गन बनने लगे, ऑर्गन सिस्टम बनने लगे, ऑर्गन फिर पूरी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बॉडी बनने लगी। तो एक ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन है। उसी तरीके से उन्होंने प्लांट में ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन को बताया था। मतलब इनका मेन काम क्या था, ये जीवाश्म के अध्ययन करते थे। जीवाश्म का अध्ययन क्यों किया जाता है, लाइक कोई भी, जैसे आपने सुना कि डायनासोर की जो हड्डी मिली या किसी पक्षी की हड्डी मिली तो उससे क्या बताते थे कि इनकी जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहा होगा, इनकी डेथ क्यों हुई रही होगी, कैसा उस टाइम का इनका खाना पीना रहा होगा। क्योंकि बोन्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टोर होती है, लाइक कैल्शियम स्टोर है, कितने साल पुराने ये थे, तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, मतलब उस टाइम पे कैसे ऑर्गेनिज्म धरती पे रहे होंगे, इनकी साइज कितनी रही होगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कंक्लूजन लगाते हैं पैलियोबॉटनी से। तो पैलियोबॉटनी, देखिए पैलियोबॉटनी या पैलियोजियोलॉजी आप कह सकते हैं। एक जियोलॉजी जिसमें जीवों के अध्ययन करते हैं, बॉटनी जिसमें बॉटनी के अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, बॉटनी के बारे में अध्ययन किया था। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था प्लांट के डिस्क्रिप्शन में, जिम्नोस्पर्म के डिस्क्रिप्शन में, जीवाश्म विज्ञान में। और इन्हीं के नाम पे बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी बना है जो कि लखनऊ में है। तो इतनी बातें शॉर्ट आप जो है कि बिरबल साहनी के बारे में स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं कि इनका मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस था, इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट आते हैं MS स्वामीनाथन। इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने क्या किया था, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बहुत बड़ा चेंज या कोई क्रांति जिसको कहते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। आपने पढ़ा होगा हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति या रक्त क्रांति जिसको कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी क्रांति चली थी। देखिए इनका क्या था कि ये पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, मतलब इनकी फैमिली चाहती थी कि ये एज ए डॉक्टर वर्क करें। लेकिन जब इन्होंने अपने स्टडी को कंटिन्यू किया, फिर जब जैसे इंडिया जब है डेवलप, मतलब कि जब इंडिया को वो मिला, स्वतंत्रता मिली, वो जब स्वतंत्रता मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे जो है कि ऐसे समय आए जिसमें कि लोगों की भूख नहीं मर पा रही थी। लाइक उनको खाने के लिए उतना भोजन नहीं मिल पा रहा था जितना उनको चाहिए था, क्योंकि हमारे इंडिया की जो कृषि का पद्धति था वो बहुत पुराना था। पुराने प्लांट्स को, पुराने टाइप ऑफ द सीड्स को ग्रो करते थे, उसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाती थी पर फ्रूट कम लगते थे। कभी बारिश होती थी, कभी नहीं होती थी। अगर बारिश नहीं होती थी तो प्लांट सूख जाते थे, बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो भी प्लांट सूख जाते थे। और कभी कभी होता था कीट कोई आके खा जाता था, पूरी टिड्डी की झुंड चलती थी, वो पूरे प्लांट्स को तबाह कर देती थी, तो पूरी खेती तबाह हो जाती थी। तो लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग जो है कृषि से अपना लाइफ सर्वाइव करते थे। तो ये सारी चीजें जब MS स्वामीनाथन ने देखी, उन्होंने जब इन सारी चीजों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हमें जो है इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो MS स्वामीनाथन जो है, जिनको फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहते हैं, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, वो जो फादर ऑफ वर्ल्ड के ग्रीन रिवोल्यूशन है, नॉर्मन E बोरलॉग कहते हैं उनको, उनके साथ मिले। उनके साथ इन्होंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारे प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी वैरायटीज बनाई जो कि बिना मतलब कम पानी में भी ग्रो कर सकती थी। उनकी हाइट छोटी होती थी। अगर हाइट छोटी रहेगी तो प्लांट को अपनी लेंथ को ग्रो करने में कम एनर्जी स्पेंड करनी होगी, और जो बची हुई एनर्जी रहेगी वो अपने फ्रूट और फ्लावर को बनाने में ग्रो करेगी। और जैसे बहुत बड़ा प्लांट अभी भी आप देखते होंगे, अगर आप मतलब कृषि से थोड़े भी कनेक्टेड हैं, तो अगर कोई प्लांट, कोई धान या कोई गेहूं का पेड़ अगर बहुत बढ़ जाता है तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो पूरा प्लांट गिर जाता है। इसलिए लोग ड्वार्फ वैरायटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं लगाने के लिए। तो इन्होंने ड्वार्फ वैरायटी बनाई ताकि जो है कि बहुत ज़्यादा अगर
पानी भी भर जाए तो भी वो एडजस्ट कर सके, और अगर पानी कम है तो भी, जैसे कि वो इतनी बड़ी प्लांट बॉडी है तो है नहीं, तो इवेपोरेशन भी कम होगा, इवेपोरेशन अगर कम होगा तो फिर वाटर की नीड कम होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, कुछ ऐसी वेराइटीज़ बनाई जिसका प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा था, उसमें लगने वाले जो खर्चे थे, जो उसमें मतलब कि जो भी चीज़ें डालनी होती थी वो भी कम था, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कीटनाशक, बहुत सारे ऐसे जैविक खाद बनाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इंडिया की जो ग्रोइंग मतलब जो पर हेक्टेयर जो ग्रेट था ग्रोथ का, पर हेक्टेयर जो गेहूं चावल जो भी वो उगाते थे उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडिया की जो स्टार्वेशन थी, जो भूख थी, वो कहीं ना कहीं कम होने लगी, वो अपने खाने भर की चीज़ों को खुद से उगाने लगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है MS स्वामीनाथन का। अगर ये नहीं होते तो शायद ही इतनी सारी वैरायटीज़ जो इंडिया में आई थी वो पॉसिबल होता। हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते रहते चीज़ों को, वो वीट और राइस जो भी चीज़ें हमको चाहिए थे वो हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे। एक तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे देश की कंडीशन वैसे ही सही नहीं थी, इकोनॉमिक चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी, हमको सब कुछ मैनेज करके रखना था। उस टाइम में अगर हम हर खाने पीने की चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते, हमारे यहाँ संसाधन थे, हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि थी, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छे से था, लेकिन फिर भी अगर हमको वो चीज़ें जो हम उगा रहे थे उससे हमारे अपने देश की भूख नहीं मरती, तो हम जो है कि और ज़्यादा जैसे पॉवर्टी में और गरीबी में चले जाते। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए MS स्वामीनाथन ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। इनका कंट्रीब्यूशन अभी तक जो है कि लोग यूज़ करते हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट थे, लाइक छोटे प्लांट्स को ग्रो करना, उनको कैसे बनाया जाता है, हाइब्रिड जो इन्होंने बनाए थे, वो सारे हाइब्रिड अभी भी इन्वायरमेंट में है, लोग उसकी वैरायटी को उगाते हैं। तो थोड़ी सी बातें इनके बारे में देखते हैं। तो MS स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था 1925 में, मतलब स्वतंत्रता से कुछ साल पहले इनका जन्म हुआ था। 1925 में इनका जन्म हुआ था। कितने तारीख को? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था। इज एन इंडियन एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। एग्रोनॉमिस्ट का मतलब क्या कि ऐसे लोग जो कि मिट्टी की बनावट, उसकी फर्टिलिटी, उसकी जो ग्रोथ है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए कि नहीं है, उसकी जो बनावट है, वो पानी को कितना होल्ड कर सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं एग्रोनॉमिस्ट। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, जैसे कृषक कह सकते हैं, जैसे जो खेती करते हैं उसे कृषि कहते हैं, जो लोग ये काम करते हैं उसको कृषक कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, मतलब कि खेती के रूप पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे। एंड प्लांट जेनेटिक्स, अगर इनको प्लांट जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती तो ये वैरायटीज़ नहीं बना पाते। मतलब अगर इनको पता था कि एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, उसके क्रॉस कराने पड़ते हैं, क्रॉस में हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा, तो मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन कराया था, जो जेनेटिक्स के बारे में उनकी नॉलेज थी, वो नॉलेज इनके पास भी थी क्योंकि तब तक सारी चीज़ें पब्लिश हो चुकी थी। तो इन्होंने जेनेटिक्स के नॉलेज को भी यूज़ किया। लाइक इन्होंने देखे क्या क्या कि अगर कोई प्लांट है उसकी हाइट जो है छोटी है, तो उन्होंने एक ऐसे उस प्लांट को लिया और एक ऐसे प्लांट को लिया जिसकी हाइट लंबी है पर उसमें जो ग्रोथ का मतलब उसमें जो दाने हैं, जो सीड हैं वो कम बनते हैं। जो छोटे वाले हैं उसमें जो है सीड कम बनते हैं, बड़े वाले में सीड ज़्यादा बनते हैं लेकिन उसकी हाइट बड़ी है। तो उन्होंने जब दोनों को क्रॉस कराया, मतलब एक को मेल की तरह ट्रीट किया, एक को फीमेल की तरह ट्रीट किया, उसके बाद इनको जो रिजल्ट मिले उसमें कुछ ऐसे प्लांट भी थे जो हाइट में छोटे थे और सीड ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। तो ये सारी जो इनके पास नॉलेज आई वो जेनेटिक्स की वजह से आई। तो इन सारे नॉलेज को भी यूज़ करके इन्होंने जो हाइब्रिड वैरायटी, जैसे साबरमती, सोनोरा, जैसे ये सब सारी जो वैरायटियाँ हैं वो आप देखेंगे, तो उन सब चीज़ों को बनाया इन्होंने। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमैनिटीज, स्वामीनाथन इज द ग्लोबल लीडर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। मतलब धरती पे नॉर्मन ई बोरलॉग के बाद जो स्वामीनाथन थे, इन्होंने पूरी धरती पे मतलब ग्लोबली, मतलब चारों तरफ से ग्लोबली जो काम किया था ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, ताकि लोगों की जो भूख है, जो उनका उपजा, अगर वो ज़्यादा उगाएंगे तो उसको सेल भी कर सकते हैं, अपनी और भी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। और अगर वो किसी चीज़ को अपने सेल करते हैं तो जो लोग उसको उगा नहीं सकते या जो लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, वो उनके लिए ईजिली टू अवेलेबल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था। ही हैड बीन कॉल्ड द मेन आर्किटेक्टर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। आर्किटेक्टर का मतलब क्या? जिन्होंने बनावट की थी, जिन्होंने पूरी आकृति दी थी ग्रीन रिवोल्यूशन को, क्योंकि अनाज बहुत कम था और खाने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि
हर चीज़ लाइक आपके लिए एजुकेशन, आपके लिए और सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले आपके लिए आता है आपकी भूख, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो इन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क रोल किया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब ये जो कमी थी, ये जो भूख थी, ये जो ज़रूरत थी, जो बहुत ज़रूरी थी, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि जो कभी कोई भूल नहीं सकता in India, and for this leadership a role of introduction and further developing high quality variety of wheat and rice। इन्होंने जो भी ये आर्किटेक्चर बनाया था, जो भी आकृति दी थी, उसके लिए इन्होंने देखा कि इंडिया में या फिर कहीं पे भी मेन जो रिसोर्स है खाने का वो चावल है और गेहूं है, क्योंकि ऐसे लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलते थे और ये जो है कि ईजी टू अवेलेबल थे और यही लोग मेनली एज अ फूड की तरह यूज़ करते थे। तो इन्होंने वीट और राइस की वेराइटीज़ बनाई। इन्होंने वीट और राइस से बहुत सारे काम किए और कुछ ऐसी वैरायटी बनाई, वैरायटी बनाए ही नहीं, तब तक नॉर्मल किसानों तक ये वैरायटी पहुंचाई भी। लाइक अभी क्या होता है कि बहुत अच्छी वैरायटीज बन चुकी हैं हमारे कंट्री में, लेकिन वो हमारे जो गांव में किसान है, जो बहुत दूर है टेक्नोलॉजी से, उनके पास पहुंच नहीं पाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको बनाया ही नहीं बल्कि उसका सरकार द्वारा या खुद किसी एजेंसी द्वारा पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन कराया, ताकि वो किसानों तक पहुंचेगा तभी तो वो उसको ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहता था कि गेहूं उगाते थे तो उसी में से थोड़ा सा गेहूं रख देते थे, नेक्स्ट ईयर फिर उसको उगाते थे, फिर उसमें से थोड़ा सा गेहूं रख देते थे, नेक्स्ट ईयर उसको फिर उगाते थे, ताकि उनको बीज ना खरीदना पड़े। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो बीज अवेलेबल कराया था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आया था, ताकि लोगों की जो भूख है या जो उनकी जो नीड्स है भोजन की वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से की थी और उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे। तो स्वामीनाथन कोलैबोरेटिंग द साइंटिफिक एफर्ट विथ नॉर्मन ई बोरलॉग, ये वो साइंटिस्ट थे जिनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। नाम क्या था इनका, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग थे जिनको कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद इन्हीं से इन्होंने जो है कि अपनी इंस्पिरेशंस ली, इन्हीं से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने इंडिया में भी ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। उसके बाद अ मास ऑफ मूवमेंट विद द फार्मर्स एंड अदर साइंटिस्ट एंड बैक्ड बाय पब्लिक पुलिस सेव्ड इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम सर्टेन फेमाइन लाइक कंडीशन इन द 1916 में एक डिजीज हुई थी, अ फेमाइन डिजीज। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग, उसमें क्या हुआ था ना कि जो गेहूं आलू की जो फसल्स होती थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो लोगों को खाना नहीं मिल पाता था। बहुत सारे थाउजेंड लोग भूख की वजह से मर चुके थे। तो ये कंडीशन देखने के बाद इन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ मिलके जो है कि लोगों तक, फार्मर तक उनकी लाइफ को सेव करने के लिए जो है कि ये सारे प्रोसेसेस जो मैंने आपको पहले बताया वो किया था। उसके बाद हिज लीडरशिप एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस, इन्होंने राइस जो रिसर्च, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको IRRI कहते हैं, ये आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको फुल फॉर्म में पूछ सकती है। लाइक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दे देगा कि IRRI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट जिसको क्या कहते हैं, IRRI। तो ये जो फिलीपींस में था उसमें इन्होंने वर्क किया था और इनको अवार्ड किया गया था फर्स्ट फूड प्राइज इन 1987 में इनको फर्स्ट फूड प्राइज दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें शायद आपके एग्जाम में ना पूछे, लेकिन ये जो फुल फॉर्म्स है, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए थे, इन्होंने क्या क्या किया था, अगर ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी की तरह याद होती हैं तो अगर आपको पूछ देता है कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए तो आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद इनको जो है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। इनको एक और नाम दिया गया था जिसका नाम था इकोनॉमिक इकोलॉजी। इकोनॉमिक, क्योंकि गेहूं चावल बाहर से खरीद के लाने की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी जो है बहुत ख़राब हो गई थी। और इकोनॉमी इकोलॉजी का मतलब क्या कि इन्होंने, इकोलॉजी क्या है, आपके इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोनॉमिक से जो लोगों की इंटरेक्शन थी उसको इन्होंने चेंज किया था, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें स्वामीनाथन के बारे में थी। ये इनका फिगर है, ये MS स्वामीनाथन है जिन्होंने वीट की वैरायटी पे काम किया था। थोड़ी सी बात इनके बारे में और देख लेते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में कि इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी। तो इनका जो एजुकेशन है वो पहले लोकल हाई स्कूल फ्रॉम द
मैट्यूरेटेड एट राइट एज 15, मतलब कि इनकी जो लोकल एजुकेशन थी वो एज 15 तक कंप्लीट हो गई थी। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ही हैड इंटरेक्शन विद द फार्मिंग एंड फार्मर्स, अपने बचपन से ये किसानी से और किसानों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर थे। हिज एक्सटेंडेड फैमिली ग्रो राइस, उनकी जो फैमिली में राइस, मैंगोज, कोकोनट, इन सब की बहुत खेती होती थी, तभी इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी। लाइक देखिए, अगर आप किसी चीज़ से बचपन से इंटरेक्टेड हैं तो उसमें आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होती। मैं इतना श्योर कह सकती हूँ कि जो बच्चे सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, उनको बॉटनी को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। वो लोग जो कि गांव में रहते हैं, जिन्होंने गेहूं देखा है, जिन्होंने चावल देखा है, जिन्होंने उनकी खेती को देखा है, जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स को देखा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि आपको पढ़ना है कि लीफ में ऐसी वेनेशन होती है, तो शायद मेट्रो सिटी वाले ना समझ पाए, लेकिन जो गाँव के बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं कि अच्छा रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब कि चलबिल वाला प्लांट या अड़हुल का, फ्लूर का प्लांट। तो इस तरीके से वो समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो अपनी चीज़ें डे लाइफ में देखी हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकली उन्होंने देखी हैं। जैसे तो इनके फैमिली में भी राइस, मैंगो और कोकोनट्स और बहुत सारी चीज़ों की खेती होती थी, तो इन्होंने इसके बारे में, इनको बहुत सारी नॉलेज थी, इसको कैसे ग्रो करना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन क्या है, किस तरीके से अगर ग्रो करते हैं तो क्या नुकसान होता है, किस तरीके से ग्रो करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें इनको बचपन से उन्होंने देखी थी, उनको सीखने की बहुत अलग से जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से देखी थी। तो वो सारी चीज़ों के बारे में, और क्या फिर लास्ट में उनकी फैमिली जो कॉफ़ी भी ग्रो करती थी, ही सॉ इम्पैक्ट फ्लक्चुएशन द प्राइस ऑफ क्रॉप हैज़ ऑन दिस फैमिली इंक्लूडिंग द डेविएशन ऑफ द वेदर एंड पेस्ट कॉज द क्रॉप एज वेल एज इनकम्स। देखिए, जब खेती होती थी तो वो प्राचीन टाइम था, इतना तब पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे कि मतलब कोई भी रोग हो रहा है तो उसके लिए पेस्टिसाइड मिल जाते थे मार्केट में, ऐसा तब नहीं था। और उस टाइम जो खेती थी वो कहीं ना कहीं मौसम पे निर्भर थी। बारिश होती थी तो पानी भरा जाता था, उसको सिंचाई हो जाती थी, अगर नहीं होता था तो नहीं हो पाती थी। तो इस तरीके से कभी खेती बहुत अच्छी हो जाती थी, कभी खेती पूरी तरीके से खराब जाती थी। तो जब खेती अच्छी होती है, लाइक इन्वायरमेंट, जब मौसम अच्छा है तो सबकी खेती अच्छी होगी, जब सबकी खेती अच्छी होगी तो उपज भी अच्छी होगी, जब उपज अच्छी होगी, चीज़ें ज़्यादा मार्केट में रहेंगी तो उसकी प्राइस गिर जाएगी। लेकिन जब मौसम खराब रहेगा, चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो सबकी चीज़ें नहीं ग्रो पाएंगी क्योंकि सब लोग मौसम पर डिपेंडेंट है। किसी के पास अपना समरसेबल नहीं था कि अपने खेत में पानी भर दिया, मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ। तो उस टाइम जो भी चीज़ें थी वो मौसम पर डिपेंड करती थी। तो जब चीज़ें मौसम पर डिपेंड करती थी तो जब एक लोगों का नहीं हुआ इसका मतलब सबका नहीं हुआ, क्योंकि बारिश तो सब जगह, एक एरिया में सब जगह सेम होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो इनका रेट रहता था क्रॉप का वो बहुत फ्लक्चुएट करता था। तो इनकी फैमिली को भी उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी पड़ी थी। लाइक अगर जो है किसी साल पूरी फसल नुकसान हो जाती थी तो वो सबकी फसल नुकसान होती थी, तो मार्केट में कोई सामान नहीं होता था। जब सामान नहीं रहता, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो लगता है, जैसे पता चलता है कि जो चीज़ें बाजार में होती है बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों का रेट डाउन हो जाता है, और जिन चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और चीज़ कम है उनकी जो है रेट कहीं ना कहीं हाई होने लगती है। तो इस तरीके से इन्होंने फ्लक्चुएशन देखा था। उस फ्लक्चुएशन की वजह से मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये केजी मिलती थी, लेकिन इस साल उसकी ग्रोथ नहीं हुई तो वो चीज़ें 100 रुपये केजी मिलती हैं। आप अभी भी देख लेते किसी साल ओनियन का जो दाम है, मतलब प्याज का जो दाम है वो कभी 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये रहता था, लेकिन किसी साल अगर मौसम खराब हो जाता है तो वो 150, 200 तक चला जाता है। तो लोग जो 20 रुपये, 25 रुपये बस अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए वो चीज़ें उनके अफोर्ड से बाहर हो जाएंगी। तो लाइक बिना प्याज के हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना चावल गेहूं की या बिना किसी भोजन के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो भोजन की कमी थी, ये सारी जो फ्लक्चुएशंस थे, ये सब चीज़ें स्वामीनाथन ने अपनी लाइफ में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। तो लोगों की प्रॉब्लम्स को वो अंडरस्टैंड कर सकते थे। आगे की चीज़ें देखते हैं। हिज पेरेंट्स वांटेड टू स्टडी मेडिसिन, उनके फादर या उनकी फैमिली चाहती थी कि वो मेडिसिन की स्टडी करके एक अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन उनका तो इंटरेस्ट, उन्होंने स्टार्ट भी किया था ये सारी स्टडी, उसके लिए वो फॉरेन भी गए थे, लेकिन ये सारी कंडीशन जब उनके कंट्री में घट रही थी, ये सारी चीज़ें जब उनके देश में हो रही थी, तो उन्होंने उसको उन्होंने अपनी तरह, मतलब अपनी फैमिली की तरह अंडरस्टैंड किया और इसी सब चीज़ों पे अपना वर्क किया। उसके बाद विद दैट इज माइंड ही टुक स्टार्टेड ऑफ हिज हायर एजुकेशन विद जूलॉजी। उनको मेडिसिन के बारे में पढ़ना था, इसलिए उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन थी लाइक BSc जो भी इन्होंने किया वो इन्होंने जूलॉजी सब्जेक्ट से किया। बट व्हेन ही वाइटनड द इम्पैक्ट ऑफ द बंगाल फेमाइन इन 1943 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, हिज शॉर्टेज ऑफ राइस थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। मैंने बताया था ना उस टाइम एक फेमाइन डिजीज था, बंगाल फेमाइन। उसकी वजह से क्या हुआ था कि लोगों, उसकी वजह से जो है कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थे उनका जो नंबर बहुत डिक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को उनकी भूख जो है
भूख, जितनी उनकी भूख थी उतना उनको भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पूरे कंटिनेंट में देखी, अपने पूरे महाद्वीप में सारी कंडीशंस देखी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ का जो लाइफ में जो भी करेंगे वो करेंगे कि फूड, इनफ फॉर फूड, मतलब लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, इसलिए वो काम करेंगे। डिस्पाइट दिस फैमिली बैकग्राउंड एंड बिलोंगिंग टू एरा वेयर मेडिसिन एंड इंजीनियर वेयर कंसिडर्ड मच मोर प्रेजेंटेबल, ही चूज द एग्रीकल्चर। लाइक इनकी फैमिली में लोग इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, इनका बैकग्राउंड फैमिली यही था। तो फैमिली बैकग्राउंड जैसा होता है, लोग सोचते हैं कि हमारे घर के आगे के बच्चे भी वैसे हो, लेकिन इनका जो कहीं ना कहीं जो इनका इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हो चुका था। तो इस तरीके से इन्होंने जो हरित क्रांति में बहुत योगदान दिया। इन्होंने गेहूं की और चावल की बहुत सारी उन्नत वेराइटीज़ बनाई, लाइक रमा और सोनोरा और जो है बहुत सारी ऐसे वेराइटीज़ चीज़ों की इन्होंने बनाई थी। तो ये बात होती है हमारे इंडियन साइंटिस्ट की। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, तो मैंने आपको 4 साइंटिस्ट के बारे में बताया। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में बताया, बिरबल साहनी के बारे में बताया, और मैंने बताया आपको उनके बारे में M.O.P. लायंगर के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जगदीश चंद्र बोस के बारे में भी बताया। तो इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हमने स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपी के साथ। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन क्या है, लाइक माइक्रोस्कोपी क्या है, उसकी यूजेस क्या है, और फिर कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे माइक्रोस्कोपी के साथ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन साइंटिस्ट के शॉर्ट्स नोट आप नोट पर नोट डाउन कर लीजिएगा, और ऐसे स्टोरी, इनकी लाइफ साइकिल, इनकी पूरी लाइफ को याद रखिएगा। इसके शॉर्ट्स नोट्स भी आ सकते हैं, या इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर लाइन था आपके जो सिलेबस में ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे से हम जो आपका बी करके दिया है, पार्ट बी करके दिया है यूनिट फर्स्ट में, माइक्रोस्कोप्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देख लीजिए आप लोग, और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमें जो है आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।